फ्रेंड्स, तो लास्ट लेक्चर के बाद आज हमारा टॉपिक वो था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बाद। तो मैंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में मेंशन किया था कि हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सबसे अच्छा एग्जांपल जो था, मतलब कि क्रोमोसोम के थ्रू ही हमारे पास इनहेरिटेंस हो रही है, उसको सबसे अच्छे से हमारे पास सिंथेसाइज किया था टीएच मॉर्गन ने। यहाँ पे नाम लिखा है बाय मॉर्गन, ठीक है। तो जो टीएच मॉर्गन थे, तो मैं बता चुका हूँ पहले भी कि टीएच मॉर्गन इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे पास, ठीक है, कि हम लोग जो आज क्रोमोसोम्स के बेसिस पे स्टडी करते हैं वो इनकी वजह से शुरू हुआ था, ठीक है। तो तुम्हें टॉपिक मिलेगा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन बुक में, ठीक है। तो उसी के बारे में डिस्कशन है, उसके बाद थोड़ा टॉपिक और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हें मैं पहले शुरू में बताया था कि हमारे पास क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर पैडलर्स ऑफ जीन्स, कि वो पैडल करते हैं जीन्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन डायरेक्ट हमारे पास काम क्रोमोसोम्स होता है। तो क्रोमोसोम से जब अनगिनत जीन्स होते हैं, तुमको मालूम होगा हमारे पास। बट यहाँ पे क्या इवेंट बताया इन्होंने कि जब इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा, तो ड्रोसोफिला के एक्सपेरिमेंट में जब इन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस करी, डायहाइब्रिड क्रॉस हमारे पास जो मेंडल ने करी थी, तो तुमको याद होगा मेंडेलियन रेशियो वाज 9:3:3:1, 9:3:1 का मेंडेलियन रेशियो था। बट क्या होता है यहाँ पे, जो डायहाइब्रिड क्रॉस इन्होंने क्रिएट करी, तो इनको जो होता है फ्लाई में, इनको ये मेंडेलियन रेशियो यील्ड नहीं होता, उनको मिलता नहीं है मेंडेलियन रेशियो, ठीक है। अब जब ये रेशियो नहीं मिला तो भाई रिसर्च होनी शुरू हुई कि कहाँ पे है, क्यों है ऐसा। तो पता लगता है हमारे पास कि जो रीजन है दैट इज एक्स क्रोमोसोम इन दैट फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम में हमारे पास इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो वहां पर क्या देखा गया कि जीन्स आर नॉट सेग्रीगेटिंग एज दे शुड, कि जीन्स जिस तरह सेग्रीगेट होने चाहिए थे उस तरह से नहीं हो रहे हैं। और वहां पर इन्होंने क्या करा कि जो जीन्स सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं उसके फिजिकल एसोसिएशन को, उनके जो आपस में जुड़ाव है उसको एक नाम दिया, और उन्होंने बोला, उन इवेंट को बोला लिंकेज। एंड सच जीन्स विच शो लिंकेज आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। तो तुम लोग यहां देखोगे, जैसे अगर एक जीन यहां पर है और दूसरा जीन यहां पर है, तो चांसेस है क्रॉसिंग ओवर, जो तुम लोग मियोसिस से पढ़े हो क्लास 11 में, कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान इनके चांसेस सेपरेट होने के बहुत ज्यादा हाई हैं। बहुत ज्यादा हाई तो नहीं बोलूंगा, बट चलो हाई है, फेयरली हाई, ठीक है। बट अगर ये जीन ए है और इसके जस्ट नीचे बिल्कुल पास में हमारे पास दूसरा जीन मैंने मान लो बी लगा दिया, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ए और बी के चांसेस सेपरेट होने के बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। और जब ये चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे हमारे पास, तो हम लोग ये बोलेंगे कि अब जब ये सेपरेट नहीं हो रहा है तो ऑफस्प्रिंग्स में एज इट इज पहुंचेगा। तो ये तो पेरेंटल जीन था, तो पेरेंटल कैरेक्टर अगर ऑफस्प्रिंग पहुंचेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पेरेंटल जनरेशन के जो कैरेक्टर्स है वो एज इट इज आ गए बिकॉज ऑफ लिंकेज, कि लिंकेज के कारण ऐसा हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हें क्या लिखना है लिंकेज के लिए? द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम इज टर्म्ड एज लिंकेज, उसी को लिंकेज कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पास लिंकेज के बारे में, पेरेंटल जनरेशन बताते हैं। नेक्स्ट चीज तुम्हारे पास आती है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। तो तुम यही समझ लो, देखो लिंकेज के हमारे पास क्या होती है कि लिंकेज कितनी बढ़िया है या कितनी बेकार है, वो डिपेंड करती है कि दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। मेन हमारे पास सबसे मुद्दा जो है वो ये है। तो देखो तुम्हें दिख रहा होगा ए और बी तो बहुत पास है, बट अगर मैं ए को कंपेयर करूं सी से, तो ये काफी दूर हो जाते हैं। तो जो बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं उनको बोलते हैं कंप्लीटली लिंक्ड, या फिर तुम लोग लिख सकते हो इनको टाइटली लिंक्ड, टाइटली लिंक्ड, ठीक है। और जो हमारे पास दूर है जैसे ए और सी, तो हमारे पास इनको तुम लोग लिख सकते हो इनकम्प्लीट लिंकेज, या फिर तुम लिख सकते हो लूजली लिंक्ड, ठीक है। तो टाइटली एंड लूजली लिंक्ड दो तरह के हमारे पास लिंकेजेस नेचर में प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, सेकेंड इवेंट जो तुमको समझना है दैट इज रिकम्बिनेशन। देखो इनके सेपरेट हो जाने के इवेंट को ही रिकम्बिनेशन बुलाता है। अब देखो मैंने क्या बोला, जो टाइटली लिंक्ड है ये काफी ज्यादा नजदीक है, बट चांसेस इनके भी होते हैं कि ये सेपरेट हो जाए, ठीक है, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर जो इवेंट होता है वो टोटल रैंडम होता है, वहां पे हमें नहीं पता होता कब क्या हो जाए। तो तुम्हारी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसी को अगर मैं तुमको समझाऊं, तो तुम्हारी बुक में इस तरह का हमारे पास एक एग्जांपल तुम्हारी बुक में गिवन है, ठीक है। तो इसमें तुम लोग को क्रॉस ए और क्रॉस बी करके समझाया हुआ है। तो तुम लोगों को कुछ नहीं, सिर्फ इतना देखो कि पेरेंटल F1 एंड F2 में हम लोग को जो है समझाया हुआ है। तो तुम लोग देखोगे क्रॉस ए में येलो और व्हाइट, वो दोनों ही जो कैरेक्टर्स हैं जो कि हैं एक ही क्रोमोसोम पर अवेलेबल है, बट तुम उनके अगर डिस्टेंस देखो तो काफी नजदीक है, ठीक है। और क्रॉस बी में अगर तुम व्हाइट और मिनिएचर को देखो एट द सेम टाइम,
तो वो काफी दूर दूर है, ठीक है। मतलब ये केस कुछ इस तरह से है कि आपका जो केस या क्रॉस ए है दैट इज लाइक ए एंड बी एंड क्रॉस इज बी लाइक ए एंड सी, ठीक है। अब तुम देखोगे F1 के बाद F2 जनरेशन में अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन करें कैरेक्टर्स की कि कैरेक्टर्स कितना ऑब्जर्वेबल हम लोग को मिल रहा है, तो पेरेंटल टाइप इन क्रॉस ए इज 98.7% कि 98.7% है। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ए और बी सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं, तो 98.7% टाइम ऐसा है कि यहाँ पास एज इट इज नीचे जनरेशन तक पहुंच जा रहे हैं। बट और रिकम्बिनेंट कितने बने? 1.3%। इसका मतलब क्या है कि ये भी सेग्रीगेट हो सकते हैं। द इवेंट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ टू जीन्स इज नोन एज रिकम्बिनेशन। और क्रॉस बी में तुम देखोगे तो पेरेंटल टाइप सिर्फ 62.8% है, वेयरएज रिकम्बिनेंट रेट जो यहाँ पास बढ़ जाता है। यहाँ पे क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज इनके बीच का गैप बढ़िया अच्छा है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये तुम्हें बुक में जो है समझाया हुआ है। नेक्स्ट, रिकम्बिनेशन हमारे पास क्यों होता है? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो तुमको याद होना चाहिए क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। तो मियोसिस के दौरान हमारे पास एक स्टेज होती है प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 के अंदर थर्ड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पैकाइटिन। तो पैकाइटिन में क्या होता है कि दो जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं वो कुछ एक पॉइंट पर अपनी जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो जो ये पॉइंट है, दीस पॉइंट्स जहां पे हेल्प किया तो दैट इज नॉट सिनेप्सिस, तो सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स बनता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर एक्सचेंज चलता है। तो सोचो ये एक्सचेंज इसी दौरान हमारे पास अगर ये जो दो होंगे ये तो बहुत लिंक्ड है तो साथ साथ ही चले जाएंगे दूसरे पर, बट चांसेस ये भी तो कभी ना कभी ये अलग हो जाएगा। तो सिर्फ 1.3% देखने को मिला हमारे पास, किसके लिए? येलो एंड व्हाइट के लिए। चलो अब बात करनी क्रॉसिंग ओवर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं एनीवे? तो हमारे पास कौन कौन से तुमको दिए? डिस्टेंस, टेम्परेचर, एक्सरे एंड एज। तो देखो डिस्टेंस तुमको मालूम है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, अगर मैं लिखूं जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, चांसेस बढ़ जाएंगे ना, सिंपल सी बात। जितना डिस्टेंस होगा उतने अच्छे से कर जाएगा, क्रॉस ओवर कर जाएगा। टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर तुमको मालूम है डीएनए के स्ट्रैंड्स को लूज करता है, पास क्रोमोसोम को क्या कर देगा? ढीला कर देगा। ऐसे में अगेन क्या हो रहा है कि दो जीन के बीच का डिस्टेंस हम लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर तो क्रॉसिंग ओवर विल आल्सो इंक्रीज। एक्सरे के साथ भी सेम केस है, हमारे पास वो बॉन्ड्स तोड़ता है तो रिलैक्सेशन आती है, अगेन हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होगा। बट एज का याद रखना भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज में हमारे पास कम होता है क्रॉसिंग ओवर एज एजेस, वन एजेस। तो मैं तुम्हें समझा रहा था कि जैसे जैसे हमारे पास कोई बंदा एज करता है तो एज करने से क्या होता है जरा समझना। देखो एज करते तुमको मालूम है हमारे पास क्रोमोसोम्स हर बार क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं और नए सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जब भी सेल्स फॉर्म होते हैं तो हमारे पास तुमको मालूम है कुछ एक छोटे छोटे जो एंड्स होते हैं ना, जो हमारे पास क्रोमोसोम के एंड्स होते हैं, एंड्स को बोलते हैं टीलोमर्स, टीलोमर्स, ठीक है। और ये जो टीलोमर्स होते हैं यूजुअली यहाँ पर कोई खास जीन्स तो होते नहीं है, बट ये डायनामिक हेल्प करते हैं, क्रोमोसोम की शेप एंड साइज के लिए जरूरी होते हैं। तो इनका रीडेवलपमेंट, इनको दोबारा कौन बनाता है? एंजाइम होता है, इसका नाम है टेलोमरेज, वो बनाता है इनको। टेलोमरेज एक एंजाइम होता है जो कि बनाता है, बट बुढ़ापे में क्या होता है? टेलोमरेज बनना बंद हो जाता है। तो जब टेलोमरेज बनना बंद हो जाएगा हमारे पास क्या होगा कि ग्रेजुअल जो लेंथ होगी जो हमारे पास क्रोमोसोम की है वो कम होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। जैसे ये कम हो गई, फिर ये कम हो गई, ये कम हो गई। तो ऐसे जैसे हमारे पास क्रोमोसोम कम हो जाएगा तो कॉम्पैक्ट होता जाएगा, और कॉम्पैक्ट होता जाएगा तो दो जीन्स क्या हो जाएंगे? नजदीक आ जाएंगे। और अगर दो जीन नजदीक आएंगे तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। चलो इसके बाद कुछ अरेंजमेंट्स तुमको बता देता हूं कि हमारे पास जीन्स के अरेंजमेंट। जैसे देखो अगर दो डोमिनेंट जीन्स एक ही क्रोमोसोमल स्ट्रैंड पर है और दो रिसेसिव जीन्स, सॉरी रिसेसिव एलिसोल जीन एक ही क्रोमोसोम पर है, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस अरेंजमेंट। इसको सिस अरेंजमेंट कहा जाता है। और अगर इसका ऑपोजिट मिले, जैसे मान लो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट, इस अरेंजमेंट में मिलता है हम लोग को, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ट्रांस अरेंजमेंट, ठीक है। देन आता है तो हमारे पास जीन मैप्स। जीन मैप्स हमारे पास तुम्हारे बुक में नाम लिखा है एल्फ्रेड स्टर्टवेंट, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मॉर्गन की जो थ्योरी थी, सिंथेसिस था, उसको समझकर इन्होंने क्या करना शुरू करा? ये बताना शुरू है कौन सा जीन कितनी दूरी पर लोकेटेड है, कितने आपस में क्या डिस्टेंस उनका। तो डिस्टेंस का यूनिट याद रखना, डिस्टेंस के यूनिट का नाम था सेंटीमॉर्गन, सेंटीमॉर्गन। तो सेंटीमॉर्गन इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, ओके। देन कमिंग टू सेक्स डिटरमिनेशन टॉपिक। तो सेक्स डिटरमिनेशन तो सब जानते हैं, ह्यूमंस में आपके पास XX XY वाला ही सेम लॉजिक है, हम लोग को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना है। जैसे तुमको पहले बता दूं कि यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम्स को एलोसोम्स भी कहा जाता है, ठीक है।
और सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा आपके पास दूसरे तरह के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। तो इन ह्यूमन यू मस्ट बी नोइंग कि आपके पास 1 से लेकर 22 पेयर जो होते हैं दैट इज योर ऑटोसोम्स, एंड लास्ट पेयर 23rd पेयर जो होगा दैट इज योर सेक्स क्रोमोसोम पेयर। ठीक है। अच्छा, तो सेक्स डिटरमिनेशन 3 तरह के होते हैं हमारे पास, प्रोगैमिक, सिनगैमिक और एपिगैमिक। प्रोगैमिक मतलब शादी से पहले ही पता चल जाना, मतलब क्या, शादी कह रहा हूं, मतलब गैमीट के फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से पहले पता चल जाना कि मेल है कि फीमेल है। ठीक है। सिनगैमिक मतलब फर्टिलाइजेशन के दौरान पता लगना कि मेल है फीमेल है। एपिगैमिक हमारे पास फर्टिलाइजेशन के बाद पता लगना कि मेल है फीमेल है। ठीक है। तो ये तो हमारे पास 3 तरह के सेक्स डिटरमिनेशन होते हैं। इनके एग्जांपल्स की अगर बात करी जाए तो इनके एग्जांपल्स तुम लोग समझ सकते हो कि प्रोगैमिक में हमारे पास हनी बी का ड्रोन आता है, क्योंकि ड्रोन जो होता है तुमको मैं समझाऊंगा कैसे वो हैप्लॉइड होता है। सिनगैमिक में हमारे पास जितने भी प्लांट्स हो गए, जितने एनिमल्स हो गए वो हो जाते हैं, और एपिगैमिक में हमारे पास आती है फीमेल हनी बीज। ठीक है। अच्छा, तुम्हारी बुक में हैंकिंग का रेफरेंस है 1891, जो भी यहाँ पर साल दिया है तुम लोग देख सकते हो, हैंकिंग के बारे में बताया हुआ है। तो हैंकिंग साइंटिस्ट है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी कर रहे थे इंसेक्ट्स में। तो क्या देखते हैं कि एक स्पेशल तरह क्रोमोसोम है जिसका नाम दिया उन्होंने एक्स बॉडी, जो कि क्या हो रहा था कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता तो वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस से 50% जो गैमीट्स बन रहे थे उनके अंदर एक्स बॉडी आ रही थी और 50% के अंदर नहीं आ रही थी। बाद में मालूम पड़ता है कि एक्स बॉडी कुछ नहीं है, ये एक्स क्रोमोसोम ही है। ठीक है। जो कि इंसेक्ट्स में सेक्स डिटरमाइन करने में हेल्प करता है हमारे पास। तो स्पर्मेटोजेनेसिस ऑब्वियसली किसके अंदर होगा, मेल्स के अंदर होगा, मेल्स के अंदर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि सेक्स डिटरमिनेशन हमारे पास फिर 2 तरह का होता है। एक वो जहां पर हमारे पास मेल जो होता है वो हेटेरोगैमेट होता है, मतलब मेल के पास 2 तरह के गैमेट्स होते हैं और वो डिसाइड करेगा कि हमारे पास जो चाइल्ड होगा उसका सेक्स क्या होगा। और दूसरा केस हमारे पास फीमेल हेटेरोगैमेटी, ये जो कि नेचर में बहुत रेयर है। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर फीमेल डिसाइड करती है कि उसके जो हमारे पास बच्चा होगा उसका सेक्स क्या होगा, उसकी गैमेट के थ्रू पता लगता है। सबसे पहले तो हमारे पास जो आता है उसे बोलते हैं XXXO टाइप मैकेनिज्म, जो कि ग्रास हॉपर, कॉकरोच ये सब में देखने को मिलता है। तो फीमेल तो यहाँ पे होती है XX, तो उसका गैमेट सिर्फ X बनेगा, बट जो मेल होगा वो उसके पास X भी बन सकता है, O भी बन सकता है, और ये फ्यूज कौन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है हमारे पास मेल होगा कि फीमेल होगा। अगर X X से मिल जाता तो फीमेल बनेगी, X O से मिल जाता तो हमारे पास मेल बन जाता है। नेक्स्ट केस है ह्यूमंस का, फ्रूट फ्लाई का, तो XY XX, तो यार तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ह्यूमंस में हमारे पास जो फीमेल होती है XX होती है और जो मेल होता है वो XY होता है। तो तुम फिर से देख लो यहाँ पे हेटेरोगैमेट, 2 तरह के गैमेट कौन कैपेबल है, मेल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स। ठीक है। तो फ्रूट फ्लाई में सेम होता है, जो तुम लोग ड्रोसोफिला पढ़ रहे हो उसके अंदर भी यही वाला मिलता है। तो क्या होता है कि फीमेल को अपनी तरफ से सिर्फ X क्रोमोसोम्स क्या कर सकती है, डोनेट कर सकती है, वेयरएज मेल में X भी आ सकता है और Y सकता है। अगर XX से मिला तो फीमेल, XY से मिला तो हमारे पास मेल। ठीक है। बट हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट केस किस में अंदर होता है, फाउल बर्ड्स के अंदर। तो फाउल बर्ड्स क्या होते हैं तुम्हारे पास, तुम जानते हो हमारे पास ये जो मुर्गी, ये बतख वगैरह जिनमें होता है, तो इनमें क्या होता है, इनमें जो फीमेल्स होती हैं वो बनाती है 2 डिफरेंट तरह के गैमेट, ZW तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है। और मेल्स होते हैं ZZ वाले। तो हमारे पास क्या होता है, मेल तो सिर्फ Z बना सकता है क्रोमोसोम के लिए, मतलब अपने गैमेट के लिए, बट फीमेल के पास यहाँ पे लिबर्टी है, वो 2 तरह के गैमेट्स बना सकती है। और कौन सा फ्यूज करेगा उस पर डिसाइड करेगा हमारे पास की फीमेल बनेगी कि मेल बनेगा। अगर ZZ से मिलता है तो मेल और ZW से मिलता है तो हमारे पास फीमेल बन जाती है। देन सेकंड काइंड हमारे पास जो आता है हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो हैप्लोडिप्लॉइड में तुमको बहुत बार पहले भी समझा चुका हूं मैं, तुमने चैप्टर यूनिट 1 में भी समझाया था मैंने कि हनीबीज का स्पेशल तरह का सेक्स डिटरमिनेशन मेथड होता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखो भाई हनीबीज में तुम्हारे पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर 2n नंबर। ठीक है। और n नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक। बट हनीबी कॉलोनी में 3 मेंबर्स होते हैं, एक होती है क्वीन, एक होती है तुम्हारे पास वर्कर, और एक होता है हमारे पास ड्रोन। तो ये दोनों तो होती है फीमेल्स, सॉरी फीमेल, और ये ड्रोन जो है ये है मेल। ठीक है। फर्क ये होता है कि जो फीमेल है वो होती है डिप्लॉइड और जो मेल होता है वो होता है हैप्लॉइड। अब ऐसे कैसे होता है, तुम लोग ने पहले चैप्टर में पढ़ा है पार्थेनोजेनेसिस, तो सेम चीज यहां बताता हूं। क्या होता है जब फीमेल एग ले करती है, मतलब जब फीमेल का जो न्यूक्लियर फ्लाइट होती है इसके दौरान वो क्या करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं। तो लेट्स से मैं तुम्हें सिर्फ एग्जांपल देने के लिए यहां पे अगर हाइव बनाऊं, सिर्फ 3 केसेस लेंगे हम लोग। ठीक है। तो फीमेल के एग्स हैं ये, तो ये NN नंबर के हैं, और अगर मेल गैमेट इनको फ्यूज कर गया, इनको फ्यूज कर गया,
तो बन जाएंगे 2n बिकॉज n नंबर मेल भी देता है यहाँ पे, ठीक है। बट अगर सोचो इसको फ्यूज नहीं कर पाया तो क्या होगा, ये दोनों तो बन जाएंगे फीमेल, ये बनी फीमेल, ये बनी फीमेल, आगे क्वीन बने जो बंदा बने, बट जो मेल होगा वो बनेगा हैप्लॉइड बनेगा, मेल हैप्लॉइड बनेगा और बनेगा वाया द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। एंड यहां पर हमारे पास सेक्स क्या चीज डिटरमाइन करी जा रही है कि कौन हैप्लॉइड और कौन डिप्लॉइड है, दैट्स व्हाई दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म। इससे रिलेटेड बहुत कॉमन क्वेश्चन तुमको मैं बहुत बार बोल चुका हूं, पहले ही बता चुका हूं क्वेश्चन कि देखो समझा ही देता हूं सीधा। यार यहां तक ऐड कर देता हूं, चलो हैप्लोडिप्लॉइड लिख रहे हैं। तो यहां पे तो क्या है, क्वेश्चन ये कहता है, पहली बात तुमको मालूम होना चाहिए जो मेल होता है वो हैप्लॉइड है और वो गैमीट अगर बनाएगा तो बनाएगा माइटोसिस से, पहली बात बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखना, माइटोसिस से गैमीट फॉर्मेशन करता ही है, ठीक है, बिकॉज ये ऑलरेडी एन नंबर का ही और जो है क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं कर सकता है। अब देखो कहा ही जाता है जो एक मेल होता है उसके कभी फादर नहीं होते, ठीक है, और वो उसके कभी सन नहीं बन सकते, इस मेल के कभी सन नहीं बन सकते। अब कहा यह जाता है आगे का कि बट दिस मेल कैन हैव ग्रैंड फादर, इसके पास ग्रैंड फादर हो सकते हैं और ग्रैंड सन भी हो सकते हैं, ग्रैंड सन भी हो सकते हैं। तुमको पूछेंगे कि एक्सप्लेन करो इसको, किस एनालॉजी को कैसे करोगे, तो देखो ऑब्वियस है ये मेल बना है और मेल होता है हैप्लॉइड, तो ये अपनी मदर की डायरेक्ट से बना होगा, मदर ने एग दिया और एग जो था अनफर्टिलाइज रह गया तो डायरेक्ट बना, तो ये क्या हुआ, ये प्रोसेस हुआ पार्थिनोजेनेसिस वाला ना, तो इसके फादर तो होने से रहे, तो इसके फादर हो सकते हैं, इसकी मदर हो सकती है, ठीक है, बट इसकी मदर को किसने बनाया, इसके ग्रैंडफादर ने, क्योंकि जब इसके ग्रैंडफादर ने अपने क्रोमोसोम डोनेट करे होंगे तब इसकी मदर बनी होगी, जो कि कौन है 2n क्वीन बी, लॉजिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ये क्रोमोसोम डोनेट करेगा तो इसका कभी सन नहीं बनेगा, इसकी बनेगी डॉटर। अगर ये क्रोमोसोम डोनेट करता है तो वो 2n हो जाएगा, उसकी डॉटर बन जाएगी इंस्टेड ऑफ सन, तो इसका सन नहीं बन सकता, बट इसकी डॉटर जो आगे चल के क्या पता क्वीन बन जाए और वो एग ले करे और अनफर्टिलाइज है तो उसका ग्रैंड सन भी बन सकता है, ठीक है। अब इसको 4-5 बार देख लो, समझ में आ जाएगा आगे पीछे करके। नेक्स्ट टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। देखो पेडिग्री एनालिसिस तुम्हारे कोर्स के लेवल में अगर बताऊं तो बहुत कंपैरेटिव इजी है, और ये मैं तुम्हें जो समझाऊंगा थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं तुम्हें दूसरी तरह से समझाऊंगा पेडिग्री। अभी के लिए जो है इतना ही रखते हैं, अभी तुम्हें सिर्फ सिंबल विंबल देख लेना तुम लोग बुक में कि कौन से किसके लिए सिंबल है। तो पेडिग्री एनालिसिस होता क्यों है, देखो ह्यूमंस में कंट्रोल्ड क्रॉसेस पॉसिबल नहीं है, ह्यूमंस में आप कंट्रोल्ड क्रॉस नहीं कर सकते, आप ये नहीं तय कर सकते कि किससे कौन सा जीन जाएगा किससे कौन सा जीन नहीं जाएगा, इसलिए पेडिग्री एनालिसिस करके हम लोग से क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास जीन्स जो है आगे पीछे की तरफ जो है मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके साइंस है हमारे पास कि जैसे सर्कल फीमेल के लिए होता है, स्क्वायर मेल के लिए होता है, अगर स्क्वायर फिल्ड अप है तो अफेक्टेड है और स्क्वायर हाफ फिल्ड है तो कैरियर है। मेल के लिए फीमेल के भी सेम है हमारे पास केसेस, एक कंसेंगुइनस मीटिंग होती है कि रिलेटिव्स में मीटिंग हो जाए पीछे, ठीक है, इस तरह की मीटिंग हम लोग कंसेंगुइनस मीटिंग बोलते हैं। फिर हमारे पास ट्विंस के लिए होता है, इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स हैं, वो तो फिर एक सेपरेट लेक्चर होगा पेडिग्री एनालिसिस का, तब समझ में आएगा। पेडिग्री की जस्ट बात जो टॉपिक हमारे पास होता है म्यूटेशन का, तो म्यूटेशन तो पहले ही बताया था कि हमारी बॉडी में हमारी जो स्क्रिप्ट होती है वो डीएनए पे होती है, जिसको हम लोग जीन बोलते हैं, और अगर जीन में किसी तरह का हमारे पास डिसबैलेंस हो जाए, खराबी आ जाए, देन दैट इज नोन एज म्यूटेशन। उसी को तुम लोग क्या बोलते हो, म्यूटेशन बोलते हो, ठीक है। तो एक तरह से ये कैसा चेंज है, ये एक जीनोटाइपिक चेंज है जो कि तुम्हारी बॉडी में क्या करता है, फिनोटाइपिक चेंज को इंड्यूस करता है, फिनोटाइपिक चेंज को इंड्यूस करता है। तो अगर जीन खराब हो कोड यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो बाहर जो विजिबल फैक्टर्स होंगे वो भी खराब हो जाएंगे। किसी की बॉडी में सोचो हाइट का जीन खराब हो गया तो उसकी हाइट तुम्हें फिनोटाइपिकली मालूम पड़ेगा कि गलत हो गई है, ठीक है। 3 तरह की म्यूटेशन होती है हमारे पास, एक है फ्रेम शिफ्ट, एक है पॉइंट म्यूटेशन और तीसरी है साइलेंस म्यूटेशन। तो देखो फ्रेम शिफ्ट क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट का मतलब आइदर जैसे मान लो आपके पास कोड का कोई कोड लिखा है कि या तो इधर की तरफ को कोड शिफ्ट कर जाए या कोड श्रिंक कर जाए,
ड्यू टू एनी इवेंट, जैसे समझो जैसे A B C D E F G लिखा हुआ है, E F G, ठीक है। अब सोचो मैंने यहाँ पे बीच में कुछ कोड इंसर्ट कर दिया है, मैंने डबल एक डी इधर इंसर्ट कर दिया, मैंने 3D कर दिया इधर इंसर्ट, तो ऐसे में क्या होगा, आपस इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, इधर की तरफ शिफ्ट करेगा आपस, और जो जीन्स होंगे ना उनके आपस क्या हो जाएंगे, कोड खराब हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं हम लोग फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन, कि यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट हुआ ड्यू टू इंसर्शन ऑफ दी कोड्स। बट इन केस अगर मैं डिलीट कर दूं तो हमारे पास इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, और इसको बोलेंगे हम लोग क्या, फ्रेम शिफ्ट डिलीशन। तो दो तरह के फ्रेम शिफ्ट होते हैं, आइदर ड्यू टू इंसर्शन और ड्यू टू डिलीशन, ठीक है। देन सेकंड है पॉइंट म्यूटेशन, की सिर्फ एक पॉइंट पर अगर कोई यहाँ पास न्यूक्लियोटाइड चेंज कर दे तो दैट इज कॉल्ड योर पॉइंट म्यूटेशन। इसका एग्जांपल बहुत अच्छे से तुमको भी समझाऊंगा जब हम प्लेयोट्रॉपी समझेंगे। तो सोचो D है, इसको बदल के यहाँ पर मैं क्या कर दूं, इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग G कर देते हैं, तो G रहने दो, इसको कर देते हैं Z या C, ठीक है। तो सिर्फ एक पॉइंट पे चेंज हुआ और पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होता है, उसके साथ पास क्या होता है, फिनोटाइपिक चेंज देखने को मिलता है, दैट इज योर पॉइंट म्यूटेशन। Whereas जो लास्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन होती है दैट इज कॉल्ड साइलेंस म्यूटेशन। तो साइलेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि कोड चेंज तो होता है, मतलब हमारे पास कोड बदलता तो है, बट कोई इमीडिएट इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, कोई खास फर्क इमीडिएटली देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे पास अल्टीमेट जो तुम्हारे पास रिजल्ट था वो सेम रहता है। तो यहाँ पे तुम लोग को ये चीज याद रखनी है कि इसमें जो तुम्हारा एग्जांपल आएगा वो चैप्टर 6 में ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि तुम वहां पे क्या कर लोगे, जो है तुम जेनेटिक जो हमारे पास टेबल होती है हमारे पास एमिनो एसिड्स वाली जो तुम पढ़ोगे, ठीक है, तो ट्रिपलेट प्रोडक्ट्स की टेबल वहां पे तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। तो साइलेंस म्यूटेशन तुम्हारे कोर्स में वैसे भी नहीं है, बट तुम लोग समझ लो कि ऐसा म्यूटेशन जहां पे आपके पास चेंजेस तो होते हैं बट इमीडिएट इफेक्ट नहीं होते हैं, बट वो बाद में कभी ना कभी तुमको देखने को मिल जाएंगे चेंजेस के साथ, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर म्यूटेशंस एंड दैट्स इट, थैंक यू।